मैं उसमें छलांग लगाने ही वाली थी कि अचानक मुझे पीछे से किसी आदमी ने खींच लिया और कहने लगा, पागल हो, खुद को किसी हराम काम में मुब्तला कर रही हो। खुदकुशी हराम है, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। तुम कैसे खुदकुशी कर सकती हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। उसके पास बाइक थी, उसने मुझे बाइक पर बैठने का कहा। मैं उसके पीछे बाइक पर बैठ गई और उसे अपने घर बता दिया। वह मुझे मेरे घर पर छोड़ने चला आया। जब हम घर में दाखिल हुए तो मेरा शौहर जाग चुका था। मुझसे पूछने लगा कि अब ये कौन है? मैं कुछ ना बोली। उस आदमी ने मेरे शौहर को बताया कि आपकी बीवी तालाब के किनारे मिली थी, इसलिए इसे घर छोड़ने चला आया। मेरे शौहर ने उसका शुक्रिया अदा किया और पूछा कि चाय पियोगे? उस आदमी ने कहा कि एक गिलास पानी पिला दें। मेरा शौहर किचन में पानी लेने गया। उस आदमी ने अपने नोटपैड पर अपना फोन नंबर लिख कर फेंका, जो मैंने अपने शौहर के आने से पहले जमीन से उठा लिया। मेरे शौहर ने उस आदमी से कहा, अब भूल कर भी इस घर का रुख मत कीजिएगा, आप इस इलाके में नए लगते हैं। चलिए, पहली गलती समझकर जाने देता हूँ, वरना जो गलती पे गलती करते हैं उन्हें मैं जीते जी नहीं छोड़ता। उस वक्त मेरे शौहर मेरी तरफ देखकर बोले। इस आदमी के जाने के बाद मेरे शौहर ने मेरे बालों को अपने हाथों में दबोचा और मुझे जोर से दरवाजे की तरफ धक्का दिया और कहने लगा, खुदकुशी करने चली थी। इस वक्त मेरे माथे से खून रिसना शुरू हो चुका था और वो मुझे तशद्दुद पर तशद्दुद, जुल्म पर जुल्म किए जा रहा था और दर्द की शिद्दत की वजह से मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो खुद को फर्श पर ही पाया, किसी ने मुझे उठाया तक नहीं था। हर तरफ अंधेरा था। उठकर वहां की लाइटें ऑन की तो घर में बिल्कुल खामोशी थी। इतनी देर में मेरे सेल फोन पर घंटी बजी। उठाकर देखा तो मेरे शौहर का ही फोन था। मैंने रिसीव किया तो वह मुझे कहने लगे कि उन्हें किसी काम से दूसरे शहर आना पड़ा है। फिर मुझे बताया कि मेरे फोन में ट्रैक लगा हुआ है, अगर मैं कहीं भागने की कोशिश करूंगी तो दुनिया के किसी भी कोने से मुझे ढूंढ लेंगे। मैंने बिना कुछ किए फोन बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने उस आदमी को कॉल मिलाई। जब उसने कॉल रिसीव किया तो मैंने उसे बताया कि मेरा शौहर घर नहीं है, तुम आ जाओ। वह फौरन वहां आ गया। वह रात बहुत खुशगवार गुजरी। बहुत अरसे बाद कोई हमदर्द दोस्त मिला था। सुबह होते ही हम दोनों सैर के लिए निकल गए। उस अजनबी शख्स के साथ मैंने खूब मौज मस्ती की। उसके पास एक कैमरा था, वह मेरी तस्वीरें बनाए जा रहा था। बड़े अरसे बाद मैं जिंदगी जी रही थी। अभी वह मेरी तस्वीर बना ही रहा था कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने कैमरे को हाथ में ही पकड़ा और अपनी शर्ट की पॉकेट से मोबाइल फोन निकाला। फिर मुझे चुप रहने का इशारा किया। जब तक उसकी कॉल खत्म नहीं हुई मैं चुप रही। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा कि किसकी कॉल थी। उसने बताया कि उसकी बीवी की। मैंने हैरानगी से पूछा, तुम्हारी बीवी भी है? कहने लगा कि है, तभी तो उसकी कॉल आई है और तभी तो तुम्हें बताया है, वरना झूठ क्यों बोलूंगा। मैंने पूछा कि तुम्हारी बीवी क्या कह रही थी? कहने लगा, पूछ रही थी कि उस जंगल में कोई हसीना मिल गई है जो वापस ही नहीं आ रहे हो। मैंने कहा कि एक हसीना मिल गई है, तभी तो दिल लग गया है। उसने मेरी तरफ देखकर शातिराना मुस्कुराहट दी और मैं भी उसकी तरफ देखकर वैसे ही मुस्कुराने लगी। मैंने उससे कहा कि चलो मेरी तस्वीरें बनाओ और सारा दिन यूं ही गुजर गया। और फिर मैं उसकी बाइक पर बैठकर चाय कैफे गई। वहां से चाय पीकर जब घर वापस लौटी तो शाम का वक्त था। उस अजनबी शख्स ने मुझे घर के बाहर ड्रॉप किया और कहा कि वह रात तक आ जाएगा। उस वक्त से उसे एक ज़रूरी काम है, कहीं जाना है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम जाओ, तब तक मुझे भी कुछ काम करने हैं। तुम्हारे आने तक मैं वह खत्म कर लूंगी। मैंने अपने यहाँ का हॉल का दरवाजा जैसे ही खोला तो घर के अंदरूनी जानिब अंधेरा था। मैंने लाइट्स जैसे ही ऑन की तो घर में मेरा शौहर मौजूद था। उसे देखकर खौफ के मारे मैं सख्ते में आ गई। वह मुझसे बिना कोई सवाल किए मेरी जानिब लपका और एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर रसीद किया, जिसकी वजह से मैं अपनी जगह से लड़खड़ाई। फिर वह कैंची लिए आया और मेरे लंबे बालों को कैंची से काटने लगा। मैं रो रही थी, उससे इल्तिजा कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। वह अपने धुन में मेरे बाल काटे जा रहा था, लेकिन उसे फिर भी सुकून ना मिला। तो उसने कैंची का रुख जैसे ही मेरी पलकों की जानिब किया, उसी वक्त उस अजनबी शख्स ने दरवाज़ा खोला और हमारी जानिब बढ़ा। वह मेरे शौहर से कहने लगा कि इसे छोड़ दो। मेरे शौहर ने उससे कहा, तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि ये मेरे साथ कैसे रहेगी? ये मेरी बीवी है, जो मेरी मर्जी होगी मैं इसके साथ करूँगा।
उसने आकर मेरे शौहर के हाथों को पकड़ लिया जो मेरी पलकों की जानिब बढ़ने लगे थे। फिर उन दोनों में हाथापाई होने लगी। उसने मेरे शौहर को धक्का दिया और मेरे शौहर का सर कांच की मेज से जा लगा। उसके माथे से खून रसना शुरू हो गया। मेरे शौहर ने अपना हाथ अपने माथे पर रखा। उसे महसूस हो रहा था कि खून निकल रहा है। उसने दोबारा उठने की कोशिश की। अभी वो कोशिश कर ही रहा था कि उस शख्स ने मट्टी का गुलदान जो उस वक्त हॉल के कोने में पड़ा था वह उठाकर मेरे शौहर के सर पर दे मारा। मेरा शौहर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद उसे देखा तो वह मर चुका था। मैंने उस अजनबी शख्स के साथ मिलकर अपने शौहर को एक बोरी में डाल लिया और फिर गाड़ी में रख कर उसे दूर पानी में फेंकने गए। वहां लाश को फेंक कर वापस आए तो मैं बहुत खुश थी कि मेरी इस नफ्सियाती मरीज से जान छूट गई। जब हम घर वापस आए तो उस अजनबी शख्स ने कहा कि अब मैं चलता हूँ। मेरी बीवी मुझे बहुत बार कॉल कर चुकी है। मेरा दिल नहीं था कि वह जाए। मैंने उसे रोकना चाहा लेकिन उसने मना कर दिया कि उसका जाना लाजमी है। मैंने उसे कहा कि मैं अभी चाय बनाती हूँ, वह पी कर जाना। अभी ये कि इतने में पुलिस घर में दाखिल हो गई। उन्होंने मुझसे पूछताछ शुरू की। मुझसे बातचीत अभी मैं कर ही रही थी। मेरे शौहर के बारे में उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि आपके शौहर की लाश तालाब से मिली है। हमने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उस पुलिस वाले ने हमें मोबाइल से वह पिक्स दिखाई कि जब हम लाश पानी में फेंक रहे थे। मैंने कहा कि ये तस्वीरें आपके पास कहाँ से आई। इस पर उन्होंने एक बच्चे को बुलाया। बच्चा जो कि तकरीबन 10 साल का ही था। उसे भी फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वह कहने लगा कि वह वहीं खड़ा तस्वीर ले रहा था। आप लोग नजर आए तो मैंने आप लोगों की भी तस्वीर ले ली। पुलिस वाला कहने लगा अब तुम दोनों थाने चलो, अपना जुर्म कबूल कर लो। इस तरह हमने जुर्म कबूल कर लिया। मेरे साथ उस अजनबी शख्स को भी मेरी मदद करने की सजा मिल गई थी। आज भी मैं कैद खाने में कैद हूँ। जिंदगी की उम्मीद खत्म हो चुकी है और अब बाहर जाना भी तो किस लिए। मैंने खुद अपने शौहर से बेवफाई की थी। यहाँ जेल में भी सबके सब मुजरिम ही तो रहते हैं। सब ने कोई ना कोई जुर्म किया है जिसकी सजा सबके सब लोग यहाँ पर भुगत रहे हैं। कोई ना कोई मर्डर केस में आया है तो कोई रेप में, कोई चोरी में तो कोई डकैती में, कोई किसी का कत्ल करने पर तो कोई खुदकुशी के जुर्म में यहाँ पर कैद है। पता नहीं लोग जुर्म करते वक्त क्यों नहीं सोचते। ये मुझे उस वक्त भी समझ नहीं आया था जब मैंने जुर्म किया, लेकिन जुर्म के बाद की जो सज़ा होती है वो बहुत दर्दनाक और खौफनाक होती है। लोग समझ नहीं पाते। हम इंसान ये नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा। बस उस वक्त हम उस काम को कर गुजरते हैं और बाद में फिर जीवन भर उसमें पछताते रहते हैं। कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। अब पछतावा रह गया है कि मार खा लेना ठीक था, कम से कम हमदर्दी तो थी। अब कातिल बनकर लोग खौफ खाते हैं और मेरी तरफ कोई नजर उठाकर भी नहीं देखता। बात करना दूर की बात, कोई मुझसे अच्छे से मिलता भी नहीं। मुझे भले ही शक्ल याद नहीं रहती थी, लेकिन मैंने गैर मर्दों से ताल्लुकात बनाए, उनसे रातें गुजारी, तो उसकी सजा मुझे खुदा ने ये दी है कि आज भी मैं कैद में हूँ और मेरा शौहर मुझसे छीन चुका है, वो भी मेरी ही गलतियों की वजह से।